नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्योग्राफी पाठशाला। जैसा कि इससे पहले हमने 2 क्लास लिया है, ये जो सीरीज चल रही है वो है आपका दिसंबर 2025 का पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं। और इससे पहले हमने 2 क्लास ले रखा है और काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा। आगे इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। हमने 68 क्वेश्चन तक इसका डिस्कशन किया हुआ था, है ना। और 69 क्वेश्चन जो है आप देखिएगा कि उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो आपने पढ़ा होगा वो आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसको और कमेंट भी कीजिए कि और अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं कि अगला जो है आपका क्वेश्चन 69 नंबर, वो ये कह रहा है कि कार्ल्सबर्ग रीज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। यानी कि इनमें से 4 ओशियन का नाम दिया गया है, ठीक है। ये चारों ओशियन में ये बताना है कि ये जो रिज है कार्ल्सबर्ग रिज, वो कौन से ओशियन में लोकेटेड है। सबसे पहले, इससे पहले तो हमें ये समझना होगा कि रिज कहते किसको है ना। रिज कहते किसको हैं। तो हम उम्मीद करते होंगे कि आप सबको ये पता होगा कि रिज क्या है। जनरली इसको बोला जाता है चेन ऑफ माउंटेन, ठीक है। चेन ऑफ माउंटेन यानी कि जो माउंटेन की सीरीज होती है ना, जो पहाड़ों की सीरीज होती है, पर्वतों की जो श्रृंखलाएं होती है, उसको बोला जाता है रिज। यही चीज अगर ओशियन में हो ना, अंडर वाटर हो, अंडर वाटर, ये यही टोपोग्राफी अगर ओशियन में हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक रिज। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक रिज। तो ये जो है, इसमें क्या होता है कि ओशियन के अंदर में भी ये पहाड़ों वाली एक श्रृंखला होती है ना, माउंटेन की एक श्रृंखला होती है जिसमें कई सारे पिक्स जो होते हैं एक साथ होते हैं और बहुत दूर तक ये फैले होते हैं। अब तो यही बताना है कि ये जो रीजेज हैं, ये कार्ल्सबर्ग रीज का नाम दिया गया है, ये कौन से ओशियन से रिलेटेड है। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडियन ओशियन, ठीक है। इससे पहले इसका थोड़ा सा अगर पढ़े कि रिज का जो निर्माण होता है ना, उसके पहले एक थ्योरी आती है, वो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी आती है। आपने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा होगा। जब हम प्लेट प्लेट की बात करते हैं, है ना, जब हम प्लेट की बात करते हैं तो 3 टाइप के प्लेट होते हैं। क्लियर? एक होता है आपका डाइवर्जेंट प्लेट, एक होता है आपका डाइवर्जेंट प्लेट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा, एक होता है आपका डाइवर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा होता है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तीसरा जो होता है वो आपका, वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। आप ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों प्लेट की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। थोड़ा सा इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं एक बार, है ना। इसको थोड़ा सा हम ये मिटा दे रहे हैं कि ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना, डाइवर्ज होती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती है तो डाइवर्जेंट प्लेट इसको बाउंड्री बोलती है। और इसमें मिड ओशियनिक रीजन्स का निर्माण होता है, क्योंकि मैग्मा जो होती है वो नीचे से बाहर आती है, बाहर आने के बाद ठंडा होती है ना, ठंडा होती है और ठंडा होने के बाद एक चैन, माउंटेन का चैन बनता है। तो रिज का जो निर्माण होता है ना, वो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास में ही होता है। मिड ओशियनिक रिज का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास में होता है। क्लियर? ऐसे क्या उसको बोलते हैं, जो रिज का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो मिड अटलांटिक रिज है ना, मिड अटलांटिक रिज। ये जो है आपका अटलांटिक ओशियन का ही रीज है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास में, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास में। यहाँ पे कौन कौन सी जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है ना। एक तो आपका साउथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो जाएगा और एक यूरोपियन प्लेट हो जाएगा, दूसरा साउथ अमेरिकन प्लेट हो जाएगा और एक अफ्रीकन प्लेट हो जाएगा। ये जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पर
मिड ओशनिक रीज का निर्माण हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे मेरा फिगर नहीं है वर्ल्ड का, वरना हम आपको दिखाते कि कितने अच्छे से उसका ये हो रहा है। क्लियर? उसके बाद है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा दूसरा है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास में क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेट, एक प्लेट क्या होता है कि नीचे की ओर मुड़ जाता है जो हल्का होता है, एक प्लेट जो भारी होता है ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जो जोन बनता है इसको बोला जाता है सबडक्शन जोन। एक प्लेट जो है वो नीचे चला जाता है, एक प्लेट ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको सबडक्शन जोन बोला जाता है ना। इसको बेनी ऑफ जोन भी कहा जाता है। क्लियर? इसको बेनी ऑफ जोन भी कहा जाता है। जैसे ट्रेंचेस वगैरह हो गया। अब देखिएगा जैसे इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो है, जो हिमालय का निर्माण हुआ है, वो कई कई थ्योरी ये भी कहती है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है एक दूसरे के पास सबडक हुई थी। ठीक है ना, ये एक प्लेट ऊपर चढ़ गया था जिससे ये फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है। क्लियर? और एक है आपका ट्रांसफॉर्म, तीसरा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि जो प्लेटें होती है एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पासेस कर जाती है ना। ये एक दूसरे के पास, एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल पास कर जाती है, उसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि सैन, इसका सबसे अच्छा जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो सैन एंड्रियाज फॉल्ट है। सैन एंड्रियाज फॉल्ट याद रखिएगा, सन एंड्रियास फॉल्ट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। ये आपको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी, बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? याद रखिएगा जो मिड अटलांटिक रीज है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के पास में है? ये पूछा जाता है सवाल। और ये जो कई कई ओशियन है, जैसे पैसिफिक ओशियन है, आपका अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इन सब में जो रीजेज हैं उनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा कितनी बार इससे सवाल पूछा गया है। ऐसे हम एक सीरीज लाएंगे, उसमें भी बताएंगे कि रीजेज की जब हम ओशियनोग्राफी की क्लास करेंगे तो रीज हो गया, ओशियन करंट हो गया, ओशियन रिलीफ फीचर हो गया, सब चीज को उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो ये जो कार्लसबर्ग रीज है वो है इंडियन ओशियन का। आप एक लिए बताइएगा, आपका एक होमवर्क है कि जॉन डी फूका जो रीज है वो कौन से ओशियन में है? ठीक है, जॉन डी फूका रीज कौन से ओशियन में है? मिड अटलांटिक रीज जो है वो तो अटलांटिक ओशियन में, लेकिन जॉन डी फूका कौन से ओशियन में है? अगला है आपका क्वेश्चन कि मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, यानी कि एक असेशन है और एक रीजन है। असेशन में कह रहा है कि मानसून जो है वो कैरेक्टराइज बाय है क्या चीज के लिए? सीजनल रिवर्सल विंड। विंड का जो डायरेक्शन है ना, विंड डायरेक्शन का जो रिवर्सल है, सीजनल रिवर्सल है, उसी का कैरेक्टरिस्टिक है मानसून। ठीक है, रीजन में देखते हैं क्या कहता है कि डिफरेंशियल रेट्स ऑफ हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी प्रोड्यूस थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए इसको समझते हैं। मॉनसून की बात कर रहा है, सबसे पहले तो समझे कि मॉनसून है क्या, है ना। मॉनसून है क्या? मॉनसून की जब हम बात करते हैं तो मॉनसून जो है वो एक अरेबिक शब्द है। क्या है? अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड क्या है? मौसिम। अरेबिक वर्ड क्या है? मौसिम। मौसिम से बना है मॉनसून, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है सीजन। क्लियर? ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका जिसका मीनिंग होता है सीजन। यहां तक क्लियर? मॉनसून अरेबिक वर्ड है। अब जो है जनरली हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, है ना, ये एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया है इंडिया का, है ना। जब इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं मॉनसून का, तो क्या होता है, जब देखिएगा आप कि ये इक्वेटर है ना, ये पृथ्वी है, एक इक्वेटर है, इंडिया यहाँ पे लाई करता है टॉपिक के आसपास में, है ना। तो जो सन का जो शिफ्टिंग होता है वो जून के महीने में, है ना, अप्रैल मई जून के महीने में इस साइड शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में बहुत गर्मी पड़ती है,
मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये पूरा भयंकर गर्मी पड़ती है। इसमें देखिएगा कि मई जून का जो अप्रैल मई जून का जो इलाका है, जो सीजन है, जो उसमें क्या होता है कि इस महीने में इधर भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक है। और यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होती है, यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती है। ठीक है। यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती है और टेम्परेचर हाई रहता है ना, टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। और जब भी जानते हैं कि हवाएं जो चलती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। याद रखिएगा कि विंड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो हवाएं यहाँ जब लैंड पार्ट में अगर हवाएं ठंडी होकर के ऊपर गर्म होकर के ऊपर उठ गई, तो इसको भरने के लिए जो समुद्र की तरफ से जो है हवाएं वो कहाँ चलेगी, वो स्थल भाग की ओर चलेगी। ये आपका समुद्र पार्ट है, अरेबियन सी है। यहाँ से हवाएं कहाँ चलेगी, ये चलेगी आपका स्थल भाग की ओर। यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ से टकराती है, यहाँ बारिश होती है, बाकी बढ़ते होते पूरे इंडिया में मानसून का जब सीजन जो कहते हैं हम लोग, तो पूरे इंडिया में बारिश का माहौल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हीट टेम्परेचर का कमाल है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। इधर से जो भी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर जो है कम हो जाता है, इधर प्रेशर हाई हो जाता है, तो इधर से हवा इधर चलने लगती है ना। तो इधर मानसून होता है, पूरा बारिश होता है। इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट्स ऑफ हीटिंग। इसी कारण यहाँ पे बारिश होता है और यही कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, इसी को बोला जाता है। तो यानी कि ए भी सही है आपका, है, और आर भी सही है, और दोनों जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। मानसून का एक छोटा सा पार्ट था। हाँ। और देखिए कि जब ये मानसून पहली बार जब इस टकराती है, ये सबसे पहले केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, जो साउथ स्टेट वाले जो हैं इधर, यहाँ पर टकराती है केरल के पास में, कर्नाटका के पास में, है ना, तमिल इधर केरल कर्नाटका के पास में जब टकराती है, ये होता है आपका मई लास्ट से जून आपका पहला सप्ताह होता है, इसी के आसपास में टकराती है, जिसको हम लोग प्री मानसून कहते हैं, है ना। मानसून से पहले की बारिश जो होती है वो प्री मानसून बारिश कहते हैं। और ये प्री मानसून बारिश की कई विशेषताएं हैं कि जब ये पड़ती है साउथ वाले रीजन में, इस वाले इलाका में, वेस्टर्न घाट वाले इलाका में, है, तो यहाँ जो आम है वो पकने लग जाते हैं, है ना। इसी कारण इसको कहा जाता है मैंगो सावर। प्री मानसून को बोला जाता है मैंगो सावर, जिससे वहां आम पकने लग जाते हैं। और जो केरल में है वो इसको ब्लोसम वेयर के नाम से भी जाता है, जिससे फूल जो है वो खिलने लगते हैं। ठीक है। क्लियर यहां तक। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ ए सीरीज दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम। ये देखिए, ये जो है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक से पूछा गया है, क्वांटिटेटिव टेक्निक से, यानी कि उसमें स्टैट्स वाला जो पार्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है, उससे सवाल पूछा गया, मोड, मीन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे सवाल पूछा गया। इसमें जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ एक सीरीज ऑफ अ सीरीज दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वॉल्यूम। एक सीरीज है, नंबर्स का सीरीज है, मान के चलिए कि 7, 8, 9, 12, 8, है ना, 15, फिर 8, ये एक सीरीज है नंबर्स का, है। टिपिकल वैल्यू इसमें पूछा गया है कि एक सीरीज है टिपिकल वैल्यू ऑफ नंबर्स का, इसमें एक ऐसा वैल्यू होगा जो रिमेन्स अनअफेक्टेड होगा। इसमें से कौन ऐसा जिसमें हम निकालेंगे कि इसमें से जो इसका एक्सट्रीम वैल्यू है फिर भी ये अनअफेक्टेड रहेगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो बड़ा है वैल्यू चाहे छोटा है। इसका जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है मोड। मोड पे जैसे मान लीजिए सीरीज में जो सबसे देखिए तो 7, 8, 9, 12, 8, 15, 8, इसमें क्या है, इसका जब हम मोड निकालेंगे तो मोड क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक, जो सबसे बार बार आता है ना, जो किसी डाटा सेट में सबसे अधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, मोड कहलाता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बहुलक कहते हैं, जो बार बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ठीक है। इसमें सबसे बार बार कौन आ रहा है, सबसे बार बार आने वाला 8 है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ चाहे 12 हो, 15 हो, चाहे या 20 भी हो, एक्सट्रीम वैल्यू 20 भी हो,
या स्ट्रीम वैल्यू 25 भी हो, इससे किसी पे फर्क पड़ रहा है मोड पे? नहीं, क्योंकि इसमें इसमें उससे लेना ही देना नहीं है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। इसमें तो उससे मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है, चाहे वो 8 बार ज्यादा बार आ रहा है, चाहे 12 बार आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है, जो भी ज्यादा बार आएगा, है ना, उससे फर्क होता है। 8 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 8। यानी कि इसका जो एक्सट्रीम वैल्यू जो अनइफेक्टेड होगा वो मोड का होगा। ठीक है, जब हम मीन की बात करते हैं, जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन यानी कि एक एवरेज होता है ना। जब एवरेज निकालते हैं हम, तो मान के चलिए कि कोई नंबर दिया हुआ है 7 8, है ना, 7 8, एक मिनट, एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। 3 8 10 11 + 13, मान के चलिए कि एक वैल्यू है ना। एवरेज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं उसको जोड़ देते हैं, और कितना नंबर है उसको लास्ट में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, 5। यानी कि सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर। तो टोटल नंबर यहाँ सम ऑफ नंबर कितना है, 8 3 11, 11 22 और 10, 22 और 3 22 और 3 25 और 10 35। गलत हो गया, 8 3 11 और 10, 10 20 30 3, 45, है ना। 45 डिवाइडेड बाई 5, इसका जो मीन आएगा कितना आ जाएगा, वो 9। अगर यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू होता, जैसे 13 की जगह पे आपका 15 होता, या फिर मिनिमम वैल्यू होता, या फिर और ज्यादा वैल्यू होता, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, मीन का जो वैल्यू आ रहा है 9, वो तो चेंज होता, यानी कि उस पर प्रभाव पड़ता। लेकिन मोड में तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो एक्सट्रीम वैल्यू हो चाहे ना हो, चाहे ज्यादा हो और भी ज्यादा हो, वो तो मोड उसी का आएगा जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। क्लियर? तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएंस है, वो ये कहता है कि ये रिलेटिव डिस्पर्सन को मेजर करता है ना। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव 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 स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोला जाता है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो डिस्पर्जन को मेजर करता है, हम जानते ही हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर किया जाता है। इसमें देखिएगा कि एक चीज है, स्टैंडर्ड डेविएशन से कई बार सवाल पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला से पूछा जाता है ना, कि ये इसमें से पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है फॉर्मूला, है ना। देखिए समेशन इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अगर ये इसको हम हटा दें स्क्वायर रूट को, तो ये इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। तो यही पूछा जाता है कई दफा सवाल की पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका होता है। क्लियर यहां तक? अब अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ड्रेनेज के कई टाइप्स होते हैं, जब हम इंडियन का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम कई टाइप के होते हैं, है ना। आप डेंड्राइटिक देखिएगा, ट्रेलिस देखिएगा, हाँ, आप रेडियल देखिएगा, आप सेंट्रीफ्यूगल देखिएगा, ये कई सारे लेकिन एक और भी टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, है ना, एंटीसीडेंट। और एक आपका कंसिक्वेंट। कई सारी नदियां कई सारे होते हैं जिसमें नदियां मिलती है, जो पता चलता है। अब एंटीसीडेंट की जो बात करते हैं हम, कि इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है। एंटीसीडेंट होता क्या है, इसको पहले समझना है कि एंटीसीडेंट जो होता है कि जो अपने पुराने ढाल को फॉलो कर रही है ना, पुराने ढाल को फॉलो कर रहे, पुराने रास्ते को फॉलो कर रही है। उसने नए रास्ते का निर्माण नहीं किया है, वो पुराने रास्तों को ही फॉलो कर रही है। बीच में अगर पहाड़ भी आता है तो उसको काट के, और बड़ी बड़ी जो गड्ढे होते हैं जिसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं ना, गॉर्ज का निर्माण करती हैं, जो बड़े गड्ढे होते हैं वो उसका निर्माण करते हैं, उसको हम लोग एंटीसीडेंट रिवर करते हैं। इसमें जो आता है वो है कोसी, है ना। कोसी जो है वो एंटीसीडेंट रिवर का एग्जांपल है। और कंसिक्वेंट
कंसिक्वेंट जो रिवर है, कंसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न का जो एग्जांपल है वो कि जो ढलान का अनुसरण अनुसरण करती है, कि जिधर ढलान मिला नदियां उधर बहने लगी, उसको बोलते हैं कंसिक्वेंट। पहले से ढलान बना हुआ, नदियां उसी पे चलने लगी, उसको बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर। इसमें आपका आता है साउथ की जो नदियां हैं, कावेरी एंड गोदावरी। कावेरी एंड गोदावरी, ये आपका याद रहना चाहिए। एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट, एंटीसीडेंट में आता है जो पुराने रास्तों को फॉलो करती है ना, अपना रास्ता नहीं बदली, अपना पुराना रास्ता उसी पे चल रही है, गॉर्ज का निर्माण कर की है, मतलब बीच में जो पहाड़ अगर भी आ जाते हैं तो उसको काट करके गॉर्ज का निर्माण कर देती है। एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल है कोसी, और इंडिया की जो सतलज हो गया है ना, इंडस हो गया, ये सब एंटीसीडेंट में ही आते हैं। क्लियर। अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपिको मूवमेंट मूवमेंट जो है वो कहाँ से रिलेटेड था। अपिको मूवमेंट वाज मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। यानी कि ये चार मूवमेंट दिए हुए इनमें से बताना है कि किसके सिमिलर था ये मूवमेंट, अपिको मूवमेंट है ना, सोशल मूवमेंट है एक तरह का, वो किसमें सिमिलर था। आप देखिए तो इसका नाम से किससे मिल रहा है, एक अपिको, इसे तो नहीं मिल रहा है, इससे भी नहीं मिल रहा है, चिपको मूवमेंट से मिल रहा है, अपिको एंड चिपको, यानी कि इसका आंसर चिपको हो जाएगा। तो आप ऐसे मत सोच कीजिएगा, इसका मैं फैक्ट बता दे रहा हूं। चिपको मूवमेंट जो है, चिपको मूवमेंट जो है चिपको मूवमेंट जो है वो आपका आया था 1973 में। कब आया था, 1973 में। ये कहाँ आया था, उत्तराखंड में। कहाँ आया था, उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। कहाँ, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसके जो नेतृत्व करता थे, जो इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, पूछा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और एक और नाम आता है गौरा देवी, है ना, गौरा देवी। ये दो का नाम। ये जो मूवमेंट था ये पर्यावरण को बचाने के रिलेटेड था, है ना। जैसे उत्तराखंड के चमोली जो हिमालयन रीजन है, चमोली डिस्ट्रिक्ट वाला, वहां पे क्या हो रहा था कि जंगलों की कटाई की जा रही थी, पेड़ को काटा जा रहा था। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि वो पेड़ से चिपक गए, पेड़ को गले लगा लिया, पेड़ से सब चिपक गए, यानी कि पेड़ को नहीं काटने देना था। वो चाहते थे कि पेड़ की कटाई ना हो। वो वहां पे व्यवसाय के लिए पेड़ को काटा जाना था, वहां पूरे जंगलों की सफाई की जा रही थी, पूरा पेड़ को काटते। पर उसके विरोध में लोगों ने पेड़ से चिपकना शुरू कर दिया। अब इसके नेतृत्व करता था सुंदरलाल बहुगुणा एवं गौरा देवी। इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। उसी तरह से ये जो अपिको मूवमेंट है ना, अपिको मूवमेंट है, वो हुआ था आपका 1983 में। ये हुआ था 1973 में, और अपिको हुआ था 1983 में। ये हुआ था आपका कर्नाटक में, जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है ना, उसमें हुआ था। वहां भी क्या हो रहा था कि जंगलों की कटाई की जा रही थी, पेड़ों को काटा जा रहा था। उसको बचाने के लिए लोगों ने क्या किया था कि पेड़ों को गले लगाया था। ठीक है। इसके जो नेतृत्व करता थे वो पांडुरंग पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग हेगड़े, याद रखिएगा। इसके नेतृत्व कौन कौन थे, पांडुरंग हेगड़े। ये कर्नाटक में हुआ था, वेस्टर्न घाट के पास। और देखिए अपिको जो होता है ना, ये कन्नड़ शब्द है। अपिको जो है वो कन्नड़ शब्द है, जिसका मतलब होता है गले लगाना, है ना, जिसका अर्थ होता है गले लगाना। और चिपको का हिंदी में मतलब होता है किसी चिपकना, यानी कि उसको भी गले लगाना। दोनों का मतलब सेम है, दोनों के अपनी अपनी भाषा में। और तो दोनों एक दूसरे से मिल रहा है। वही पूछा गया कि अपिको मूवमेंट वाज मोस्ट सिमिलर, इसमें किससे सिमिलर था, तो वो चिपको मूवमेंट से था। अब देखिए एक जो यहाँ पे है पहला, हम चूंकि हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे, हर ऑप्शन के बारे में जानना है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ये जो नुपीलाम है, ये वुमेन्स वॉर जिसको कहते हैं ना, वुमेन्स वॉर था, यानी कि महिला विद्रोह। कहाँ हुआ था, ये मणिपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मणिपुर में। कब हुआ था, 1904 में हुआ था। दो विद्रोह हुआ था, एक पहला जो हुआ था 1904 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1939 में हुआ था। क्लियर।
पहला 1904 में हुआ था, दूसरा 1939 में हुआ था। ये किसके खिलाफ हुआ था? ये ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हुआ था। ब्रिटिश की उस समय जो कोलोनाइजेशन वाली नीति थी ना, उसके खिलाफ, है ना, कोलोनाइजेशन में जो उनकी पॉलिसीज थी उनके खिलाफ ब्रिटिश में महिलाओं ने भी विरोध किया, इसीलिए वुमेन्स वार के नाम से भी जाना जाता है। दो हुआ था, एक 1904 में हुआ था, एक 1939 में हुआ था। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आता। एक और आपका जो बच गया है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, हम अगली बार से, अभी हमारे पास उतना वो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो आया था आपका 1985 में। ठीक है, ये आया था नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर डैम बन रही थी, है ना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम, याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम जो बन रही थी, तो क्या डैम को बनाने के लिए वहां से लोगों को डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा था, यानी कि वहां से लोगों को विस्थापित किया जा रहा था, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी होता और लोग को कहीं और जगह भेजा जा रहा था, उनको अपनी जगह से हटाया जा रहा था, जिसके विरोध में लोगों ने आंदोलन किया था। इसीलिए उस आंदोलन को नाम रखा गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके जो नेतृत्व करता था इस आंदोलन के, उनका नाम है मेघा पाटकर। मेघा पाटकर, क्लियर, मेघा पाटकर। और एक बाबा आमेट, बाबा आमेट, बाबा आमेट, इन दोनों का योगदान बहुत था। जो बांध बनाने वाले थे वहां पे, सरकार जो बांध बनाने वाली थी उस, और वहां पे लोगों को विस्थापित करने वाली थी, उसी के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। क्लियर यहां तक? उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर। भारत में, भारत जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो डाइवर्सिटी का कंट्री है ना। यहाँ कई सारे लोग रहते हैं, कई तरह की जातियां रहती है, कई तरह के धर्म रहते हैं, है ना। यहाँ इवन यहाँ तक कि इसकी जो फिजियोग्राफी है वो भी अलग अलग है, तो डाइवर्सिटी यहाँ भरपूर है। तो जब हम रिलीजियस की बात करते हैं, है ना, रिलीजियस ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें भी कई सारे डाइवर्सिटी, किसी की परसेंटेज ज्यादा है, किसी की कम है। अब देखिए यहाँ तो सीधा जानकारी है, लोगों को पता है कि भारत में जो है वो हिंदू की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब देखिए एग्जामिनर का खेल, उसने हिंदू ऑप्शन ही नहीं दिया है। उसके बाद सबको पता है कि उसके बाद किसकी जनसंख्या है, मुस्लिम की, है ना, इस्लाम की, उन्होंने ये भी नहीं दिया है। क्लियर? ये दोनों हटा, अब आपको, आपके पास कौन सा है, जैन, बुद्ध, सिख और क्रिश्चियन। तो देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है इंडिया में वो है क्रिश्चियन की। ठीक है, क्रिश्चियन की। चौथी जो बड़ी आबादी है वो है सिख की। पांचवी बड़ी आबादी है वो है आपकी बुद्धिस्ट की। छठी बड़ी आबादी जो है, मतलब जो बोलते हैं लिस्ट, मतलब कम है जो इसकी आबादी, वो है जैन। ये बहुत कम मात्रा में है इंडिया में, है ना। इनकी जो ग्रो रेट है, मतलब ग्रोथ रेट है, वो भी बहुत कम है। तो इसको बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में, कम से ज्यादा। तो सबसे कम जैन, उसके बाद बुद्ध, उसके बाद सिख, उसके बाद कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए जैन, बुद्ध, सिख और कृष्ण, यानी कि ए बी सी डी। ए बी सी डी कहाँ पे, 2 नंबर पे। क्लियर? क्लियर? ये पूछा गया आपका 2011 सेंसस से। कई कितना बार होता है कि ये रिसेंट से पूछ लेता है, पर अभी हुआ नहीं है। अभी सेंसस हुआ नहीं है, सेंसस की डाटा आई नहीं है, तो अभी हमारे पास जो भी है वो 2011 का डाटा है, उसी इसीलिए 2011 के डाटा से ही पूछा जा रहा है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, वो है असेशन और रीजन का। वो पूछता, असेशन कहता है कि द जैन रजिस्टर लिस्ट ग्रोथ रेट, मैंने अभी कहा कि 2001 से 2011 के बीच जैन का जो है वो ग्रोथ रेट बहुत कम है। ग्रोथ रेट क्या है, बहुत कम है। सही बात है, ये राइट हो गया। कन्वर्जन, अब क्यों है ग्रोथ रेट कम है, उसका रीजन ढूंढना है। तो कन्वर्जन इनटू आउटर रिलीजियस फेथ, यानी वेरी कॉमन इन जैन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो जैन है, जैन में बहुत कॉमन है कि ऐसा लोग मानते हैं कि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं है, इसके वजह से नहीं है ना, इसके वजह से नहीं है, मतलब ये गलत है। क्लियर? कन्वर्जन ऐसा नहीं है, कन्वर्जन वेरी कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन विश्वास नहीं होगा कि वो किसी और धर्म में कन्वर्ट होना पसंद नहीं करते। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कोई भी नहीं चाहता कि अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाए, है ना।
ये एक कॉमन चीज है, ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बनाने वाला था। तो यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा और आर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर ऑप्शन सही। अब जो है 76 नंबर की बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड ऑफ लैंडसेट सैटेलाइट व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विल शो द वेजिटेशन लिमिट। वेजिटेशन को, है ना, लिमिट को, इसमें कौन सा लैंडसेट का। देखिए लैंडसेट जो है वो सैटेलाइट डाटा है ना। ये सबसे पहले आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में। लैंडसेट किसका है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। क्लियर यहां तक? अब देखिए स्पॉट जो है वो किसका है? फ्रांस का। किसका है? स्पॉट फ्रांस का। कब आया था ये स्पॉट? स्पॉट भी आया था 1972 के आसपास में, 72 या 82 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। उन्नीस सौ अठहत्तर, है ना, 1978 स्पॉट। वैसे एक बार आप वेरीफाई कर लेना। IRS, IA, इंडियन रिमोट सेंसिंग फर्स्ट, है ना, ये इंडिया का है। ये कब आया था? 1988 में। कब आया था? 1988 में। 1988 में आया था। क्लियर? तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो लैंडसेट का जो कॉम्बिनेशन है बैंड का, वो कौन शो कर रहा है? वेजिटेशन का कौन सा बैंड कॉम्बिनेशन शो करता है? विल शो द वेजिटेशन लिमिट, है ना। इसमें जो आप देखिए कॉम्बिनेशन की लैंडसेट में 7, 5 और 2, ये जो बैंड है उसमें बैंड होते हैं जो कई तरह के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बैंड हो गए। ये आपको हर तरह के चीज को शो करते हैं। कोई कोई लैंड कवर को शो करेगा, कोई वेजिटेशन को शो करेगा, है ना। तो जो 7, 5, 2 जो ये है, ये हेल्दी वेजिटेशन को शो करते हैं। हेल्दी वेजिटेशन को शो करते हैं। क्लियर, है ना। वेजिटेशन को ग्रीन में दिखाया जाता है। वेजिटेशन को ग्रीन में दिखाते हैं। इसमें जो होता है कि इस बैंड में किस चीज का यूज होता है? शॉर्ट वेव इंफ्रारेड का यूज होता है और नियर इंफ्रारेड का यूज होता है। क्लियर, SWIR एंड NIR का यूज होता है। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला जो है आपका कि इन डिटरमाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स, जिमरमैन यूज द टर्म नेचुरल स्टफ। जिमरमैन का एक कंसेप्ट है रिसोर्स से, है ना, उसमें नेचुरल स्टेप उन्होंने किसको कहा है? नेचुरल स्टेप उन्होंने किसको कहा है? नेचुरल स्टेप जो उन्होंने कहा है वो नेचर को कहा है। क्लियर, नेचुरल स्टेप उन्होंने किसको कहा है? नेचर को कहा है। याद रखिएगा, एक हम जब मॉडल्स एंड थ्योरी की क्लास लाएंगे उसमें हम जिमरमैन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे रिसोर्स के लिए। ठीक। एक है अगला जो है आपका वो इनहांस्ड फुजीता स्केल। इनहांस्ड फुजीता स्केल, ये किसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है? इनहांस फुजीता स्केल जो है इंटेंसिटी स्केल पैटर्न किसकी? तो ये है टोर्नेडो की। साइक्लोन का एक टाइप है ना, उसी को मेजर करता है, उसकी टोर्नेडो की इंटेंसिटी को मेजर करता है। क्लियर, यहां तक क्लियर कर देते हैं। अब जो हम अगला क्लास लेंगे आपका वो 79 क्वेश्चन से लेंगे। इसमें जो है आपका वो एटमोस्फेयर का लेटेस्ट है, उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इतना समझ में आया होगा, और जहां आपको समझ में नहीं आया, जहां जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे, आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अगर किसी और टॉपिक पढ़ना तो वो भी कमेंट कीजिए, हम वो भी लाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी का। शुभ रात्रि।